नमस्कार। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की तैयारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स बहुत समीप आ रहे हैं और इसी के चलते बच्चों के अंदर उथल पुथल भी शुरू हो चुका है। उथल पुथल इस बात की कि कैसे वे अपने आप को एग्जाम्स के लिए तैयार करें, कैसे वे अच्छे अंक प्राप्त कर पाए और क्या कोई ऐसा गुरु मंत्र है जिसे फॉलो कर कर वे अपने अंदर उत्पन्न हो रहे स्ट्रेस एवं एंजाइटी को दूर कर सकें। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स डॉक्टर अलेक्जेंडर अब्राहम एवं श्री पी जयमूर्ति। सर, आप दोनों का ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की और कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टफ है और इसमें स्कोरिंग करना क्वाइट डिफिकल्ट है। डॉक्टर अब्राहम, क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? वास्तव में कहा जाए तो एक ऐसा विषय है जिसमें स्कोरिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ तक नेशनल लेवल में अगर कहें तो सेंटम लेने वाले 100% लेने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर भी मैंने अपने करियर में मैंने अनुभव किया है, देखा है 90 अबव बहुत से बच्चे लेते हैं और उसकी तैयारी अगर सही तरीके से करें तो ज़रूर ले सकते हैं। सर, मेरा दूसरा प्रश्न भी आपसे होगा कि आप बच्चों को टर्म 2 के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि शायद पहली बार बोर्ड ने एग्जाम्स को 2 टर्म में कंडक्ट किया है। पहला टर्म हमारा हो चुका है, लेकिन बच्चों के अंदर अभी भी ये कंफ्यूजन है कि टर्म 2 के क्वेश्चंस क्या है एवं उनके वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है। सो आप प्लीज बच्चों को इसके बारे में बताइए। सबसे पहली बात है कि आप में से अधिकतर बच्चे जो हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लिख दिए हैं और उस पर आपने ध्यान दिया होगा। सीबीएसई के क्वेश्चन से ज़्यादा आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। टर्म 2 में आपको बहुत ही रिड्यूस्ड सिलेबस है, लेकिन विशेष बात यह है कि यह सब्जेक्टिव है, यानी कि जिस तरह से फर्स्ट टर्म में आपको एमसीक्यू था, आप ABCD में से किसी एक को करना था, यहाँ बिल्कुल एक भी क्वेश्चन उस प्रकार से नहीं होगी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कुछ जो सिलेबस या CBSE सैम्पल पेपर बनाए हैं, उन्होंने जो है अभी भी पीछे के कुछ पोर्शंस को ले करके रखे हैं। तो आप CBSE के सिलेबस जरूर नोट कीजिए। 2 बुक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 2 टॉपिक है, यानी कि 2 यूनिट है और इसी तरह इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी 2 यूनिट्स हैं। इन दोनों यूनिट्स में आपको पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट है और उसके बाद इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 2 टॉपिक इसमें 2 यूनिट्स हैं, इसको आपको तैयारी करना है। इसमें वेटेज जो है आपका 10 मार्क्स है फर्स्ट यूनिट का और सेकंड यूनिट का 12 है। इसी तरह आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें जो है टोटल 18 मार्क्स है, जिसमें कि 12 मार्क्स आपका करंट अफेयर्स में है और कंपैरिजन ऑफ विद आवर नाइबर्स जो दूसरा यूनिट है वो आपका 6 मार्क का है। तो यानी कि 12 and 6 18। तो ये तरह ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार से ही आपका ये सिलेबस है और उम्मीद है कि सबके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अनुसार से ही आप अपनी तैयारी को कीजिएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा जयमूर्ति सर आपके लिए कि क्वेश्चन पेपर टाइप जो डिज़ाइन हो रहा है इस बार वो कैसे होगा, लाइक टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स से आएंगे, इसके बारे में बच्चों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। बच्चों से भी जैसा सर ने बताया, अब्राहम सर ने, कि एक प्री बोर्ड आप दे चुके हैं, इससे आपको इस बात का जो है एहसास और अनुभव हो चुका होगा कि पिछले कई एग्जाम से जो है इस बार प्रश्न पत्र का जो ढांचा है वो कुछ अलग है, लेकिन उसमें बहुत सिंपल भी है। आप लोगों को स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा जो है इसमें प्रोस्पेक्ट्स है। सबसे पहले जो है आपका 2 अंक के प्रश्न होंगे, वो 5 होंगे। तो 2 अंक के 5 प्रश्न, 3 अंक के 5 प्रश्न, उसके बाद आपका जो है 5 अंक के 3 प्रश्न, कुल मिलाकर आपका जो है 13 प्रश्न होंगे। इन 13 प्रश्नों को जो है आपको करना है। समय आपका जो है 2 घंटे होंगे। समय में कोई बढ़ोतरी नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे पहले आप जो है 3 घंटों का एग्जाम देते थे, एनुअल एग्जाम, जो घट के 2 घंटे हो चुके हैं।
तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आप 2 घंटे में पूरे के पूरे 13 प्रश्नों का उत्तर आप दे सके। इसमें कुछ प्रश्न जो है आपके चॉइस के होंगे और क्वेश्चन में आपको उसी यूनिट से जो है आपको और प्रश्न मिलेगा, इसीलिए आप उन दोनों प्रश्नों में से आप जिस प्रश्न पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है आप उस प्रश्न को जो है उसमें अटेम्प्ट करें, जिससे आपका जो है प्रदर्शन अच्छा हो और अंक जो है आपको अच्छा प्राप्त हो सके। तो बच्चों, मैं इस बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि टोटल 40 मार्क्स को जो है 13 प्रश्नों में विभाजित किया गया है। उसमें 2 अंक के 5, 3 अंक के 5 और 5 अंक के 3 प्रश्न जो है होंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको जो है प्रश्नों के डिजाइन के बारे में शंका का समाधान हो चुका होगा। सर, कोई वर्ड लिमिट्स उनको फॉलो करना है? ये इस बारे में आपको जो है निर्देश, आपको जो है सामने प्रश्न पत्र का स्टार्टिंग में ही जो है आपको निर्देश होगा। 2 अंक के प्रश्न जो है आपको कितने अंकों में, कितने शब्दों में देना है, 3 अंक के कितने शब्दों में देना है और 5 अंकों का कितने शब्द में देना। ये बात एकदम सही है कि आज इस बार जैसा सर ने बताया कि इस बार जो एमसीक्यू नहीं है, आपको लिखना है तो शब्दों का लिमिट पर, जैसा मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कुछ बच्चे जो प्रश्न को अच्छा से जानते हैं वो 2 अंक के हो प्रश्नों को भी पूरा जो है 100 शब्दों में, 150 शब्द में लिखते हैं। ऐसा ना करें। आप लोग शब्द वर्ड लिमिट को जरूर प्रश्न पत्र में अच्छा से पढ़िए और उसी लिमिट में आपने उत्तर को जो है समाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास बाउंड्री है टाइम का। सर, आपका एक बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या इस बुक में कोई ऐसे कोर कंटेंट्स और या कोर टॉपिक्स है जिसमें बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ज़रूर। इसमें विशेष करके नेशनल इनकम मेजरमेंट एंड नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये 2 है जिस पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वगैरह बाकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इजीली वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करके वो बहुत ही छोटा सा है, जो अधिकतर बच्चों ने पहला जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन उससे पहले भी जो क्लास एग्जामिनेशन इसमें भी ज़रूर कर लिए होंगे। इम्पॉर्टेंट इसमें है नेशनल इनकम कैलकुलेशन, उसके जो मेज़रमेंट हैं वो 3 तरीके हैं। एक है कि प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड से बच्चों को प्रैक्टिस करना है। इसमें विशेष करके दोनों तरह का, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें आता है और दूसरा उनको मेथड लिखने के लिए भी आता है। तो ये तीनों ही उनको थॉरो होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोडक्ट मेथड में है तो उसमें विशेष रूप से उनको ध्यान देना होता है, अगर सेल्स दिया है या आपको प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट का, तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ज़रूर माइनस करना होता है उसको निकालने के लिए। यानी कि वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर अगर दे करके रखे हैं तो उनको वैल्यू एडेड निकालना है। तो वैल्यू एडेड उनको बहुत ध्यान देना होता है। अगर वैल्यू एडेड नहीं दिया है तब उनको जो है बच्चों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप डिडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर और एक बात भी ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये दोनों डिफरेंट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है डेप्रिसिएशन के का ही दूसरा नाम है। ये डिडक्ट करना होता है जब ग्रॉस से हमको नेट बनाना है। इसी तरह ये फर्स्ट मेथड कभी भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस के ऊपर ही इसको हम निकालते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस। लेकिन जब भी आपको कैलकुलेशन जब आपको पूछा जाता है इस मेथड में, अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट में यानी कि कारक लागत में आपको पूछा जाता है, तो इसके लिए जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सेल से माइनस कर देंगे या तब आपको जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा, उसमें से आप डिडक्ट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको ज़रूर सिखाया होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर डिडक्ट करते समय अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होगी। इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस करेंगे, सब्सिडी को आप प्लस करेंगे, तब आपका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। और नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी, तब आप नेशनल इनकम कैलकुलेशन निकालने के लिए सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जो है उसमें ऐड करेंगे। वो कभी माइनस में दिया रहता है, कभी प्लस में दिया रहता है। आपने प्रैक्टिस किया होगा, न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब आप मेथड लिखेंगे तो ये लिखना है।
दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड। वो बड़ा सिंपल है और हर बार इसमें पूछा जाता है और वो डायरेक्टली हमेशा फैक्टर कॉस्ट में ही निकलता है और वो नेट ही रहता है, ग्रॉस नहीं। तो पहला ही आपका होता है कि नेट डोमेस्टिक फैक्टर एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए 3 चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं जस्ट एक रिपीटेशन के तौर पे इसको बता रहा हूँ। पहला है कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकेंड है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। इनको अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात ये रहती है कि बहुत बार इस मेथड में इनकम मेथड पूछ करके आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस करने के लिए कहा जाता है। तब आप ध्यान दीजिएगा, जो NIT बताया था मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको ऐड करेंगे और जो है इसमें माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये दोनों नाम हो सकता है, इसको आप प्लस करेंगे तो वो ग्रॉस बनेगा। तो ये थोड़ा सा पूछा जाता है। तीसरा मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, वो थोड़ा लेंदी है, आपने उसका भी प्रैक्टिस जरूर किया होगा, लेकिन उसमें भी जरा सा याद रखने वाली बात है कि वो मेथड भी हमेशा मार्केट प्राइस में ही आता है। इसलिए वो ग्रॉस है कि नेट है वो देखने के लिए आपको पहला तो उसमें आपको ध्यान देना होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड ये जगह जाने के बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर नेट है तो आपका जो है वो GDP-MP नहीं बनेगा, NDP-MP, और अगर ग्रॉस है तो NDP। और लास्ट में आपको नेट एक्सपोर्ट आपको देखना है और तब आपका हो जाएगा। और उसके बाद सेम प्रोसीजर है, तो इसको आप बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स को तो प्रैक्टिस करना ही है और साथ ही साथ आप मेथड भी प्रैक्टिस कीजिए। मेथड में हमेशा मेथडोलॉजी से लिखिएगा। सर, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो हमेशा CBSE पूछता है इस बुक से? सही बात है, कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मगर इस बार क्या है कि आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया, इसलिए बहुत ही फोकस रहिएगा आपको कि जो 3 मेथड है उसी पर, और ज़्यादा आपको जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप रेफ़र करने जाएंगे तो उसमें सिलेबस चेंज है, इसलिए आप उसको रेफ़र नहीं करेंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो जो आपका प्री बोर्ड में दिया गया था उसी तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, और हो भी सकता है कि जो सिलेबस में दिया गया है यानी कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और साथ ही साथ प्रोडक्ट मेथड, इस पर आप अपना ध्यान दे करके अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। जयमूर्ति सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी दूसरी बुक है, इस बुक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? ये जो बुक है बच्चों का सुविधा के लिए, इससे पहले जो है माइक्रो और मैक्रो बुक्स हुए करते थे, जो दोनों ही जो है एक दूसरे से लिंक थे और दोनों ही एक टफ माने जाते थे। तो इस वजह से बच्चों का स्कोरिंग में कुछ कमी को देखते हुए CBSE ने पिछले ही साल 2 साल से जो है एक IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक को जो है सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। ये पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है और हिस्ट्री बेस्ड है, जो 1947 से लेके 1991 तक का आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत ने जो है किस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, इसका पूरा आपका लेखा जोखा इस बुक में आपको मिलता है। तो ये पूरा एक हिस्ट्री की तरह पढ़ने वाला विषय है। तो बच्चों को न्यूमेरिकल, जो बच्चे अगर साउंड नहीं है, उन बच्चों के लिए स्कोरिंग के लिए बहुत बड़ा अवसर यहाँ पे मिलता है। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं या अपने आप को कमजोर सोचते हैं, उनको स्कोर करने के लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो 18 मार्क्स यहाँ पर मिलता है 12+6, ये उन बच्चों के लिए है जो न्यूमेरिकल में अपने आप को थोड़ा वीक मानते हैं, तो उनको ये एरिया बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो उसमें पूरा का पूरा ये आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें 3 हिस्सों में बांटा है पूरे सिलेबस को, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 1947 से 91 तक का किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद जो है 91 के बाद किस तरह इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, इस बारे में जो है उसमें वर्णन किया गया है। इसका बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है भारत में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कृषि के क्षेत्र में हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में जिस प्रकार से जो है टाइम टू टाइम इंडिया ने ग्रो किया है। पहले हमारा एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, उसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर ने उसको रिप्लेस किया, और आज का
डेट में जो है हमारा टेरिटरी सेक्टर, टूरिज्म हुआ और बाकी बैंकिंग है, इन सभी क्षेत्रों से जो हमारा इनकम जो है बढ़ा है। तो ये ग्रेजुअल जो ग्रोथ है उसको जो है इन चैप्टर्स में जो है कवर किया गया है। मोर और लेस इसमें आप एक हिस्ट्री बेस्ड ही सिलेबस आप मान के चलिए। जो बच्चे न्यूमेरिकल को हार्ड मानते हैं उन बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे इसको जो है एक हिस्ट्री बुक के तरह जो है रीडिंग हैबिट को आप अच्छा करें, क्योंकि ये इजी के साथ साथ टफ इसलिए हो जाता है कि इसका एरिया बढ़ जाता है। आपको जो है कोई भी एरिया से नूक एंड कॉर्नर से क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या है, आपका एरिया प्रैक्टिस हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्या है, आपको नंबर तभी मिलेंगे आप जो है उसको ठीक तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बट आपको एक बार पढ़ लेने से आपका ये काम हो सकता है। दूसरा इसका चैप्टर है आपका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और ए कंपैरिजन विद नेबरिंग कंट्रीज। तो जैसा जैसा हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये तीनों कंट्रीज जो नेबरिंग है, तीनों का लगभग हिस्ट्री पिछला 100 इयर्स का लगभग एक ही जैसा रहा है। सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, फिर उसको जो है डेवलपिंग, अब उसमें से जो है चाइना एक डेवलप्ड कंट्री की तरह से जो है आज वर्ल्ड में शाइन हो रहा है। तो उसमें और हमारे साथ जो है क्या कंपैरिजंस है, क्यों उन लोग ग्रो कर गए और हम क्यों लैकिंग बैक रह गए, और पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए किन समस्याएं उनके आड़े आ रहे हैं, इन तीनों कंट्रीज का एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो ये जो सिलेबस है इसको बुक के अलावा जो है मैं बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि वे जो न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसा हिंदू पेपर है, ये भी जो है उनको जो है पढ़ना चाहिए। उसमें ये जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें बहुत ही अच्छा तरीके से जो है कंपैरेटिव स्टडी आपको मिलता है। तो जो भी आर्टिकल होता है उसमें बहुत अच्छा डीप स्टडी होता है। और ये जो क्वेश्चन और आर्टिकल्स पढ़ने से आपको फायदा क्या है, इस बार क्वेश्चन पेपर में एक केस स्टडी भी इंक्लूड किया हो। वो केस स्टडी में जो है आपको मोर और लेस यही हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। वो भी जो है करीब करीब 5 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन है, जो उसी से जो है आपको आंसर मिल जाएंगे। सर, क्योंकि आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बताया, तो मैं पूछना चाहूंगी कि एक जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये सिलेबस के अंदर से आएगा या इट विल बी आउट ऑफ लाइक सिलेबस? ये सिलेबस से रिलेटेड होगा, बट सिलेबस के अंदर का कोई टर्म नहीं होगा। ये आपका जो है एरिया जैसे डेवलपमेंट है, तो कोई और कंट्री का डेवलपमेंट का भी आपका जो है केस दिया रहेगा, उसको जो है वो पैसेज पढ़ के उसमें जो है जो भी क्वेश्चन है उसको आपको लिखना पड़ेगा। बट क्वेश्चंस हमारा सिलेबस से रिलेटेड हो सकते हैं, बट आपका पैसेज ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस के अंदर का हो। सर, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी? इसका डिफिकल्टी लेवल का जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि जो है बच्चे ऑलरेडी ये पैसेज जो राइटिंग है ये इंग्लिश सब्जेक्ट से में कर चुके हैं। क्लास 10th में 11th में ये पैसेज से जो क्वेश्चंस लिखने का प्रैक्टिस इनको है। बट यहाँ में क्या है, पैसेज हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पैसेज आएगा, बस इतने डिफरेंट है। उसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम से सब पूछते थे, यहाँ पर जो है हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल की जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो है बच्चों का स्कोर करने के लिए उसी के अंदर आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल कम ही होगा, बट उसका एक ही चीज है कि वो बच्चे को जो है थॉरोली पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी जो है बच्चे को एक 15 मिनट्स मिलता है, तो दैट टाइम दे कैन यूज फॉर दिस। तो उस समय एक बार पढ़ ले, फिर जब आप सॉल्व करने जाते हैं तब एक बार पढ़ ले, और उस बार 2 बार पढ़ लेंगे तो यू विल बी कंफर्म विद द आंसर। सो नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स जो आपने चैप्टर बताया सर, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेशनल इनकम और जीडीपी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और इसी से पता चलता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं सर? पहले ही बताया गया मैंने कि हर साल यानी कि जैसे सिलेबस में है 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स में से क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल ही है क्वेश्चंस। इसके लिए मैंने पहले भी बता करके दिया कि जब 2 मेथड है हमारा, एक है प्रोडक्ट मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हमेशा मार्केट प्राइस में ही होगा, उसको आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया गया तो आपको IT को माइनस करेंगे, सब्सिडीज़ को आप प्लस करेंगे। ये आपका माइंड में रहना है। तब आप, या फिर अगर मान लो आपको क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जाता है कि आप फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करिएगा, तब NIT को प्लस करेंगे। तो इतना ही से सिंपल सी बात है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन देख करके करिएगा, आप निश्चित रूप से इसमें आप स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सी चीज़ों को हटा दिया गया, जो पहले
पर्सनल इनकम या अन्य बातें थी, वो सब हट गया है। तो सिंपल से आप 3 मेथड याद करके आप इसको स्कोर कर सकते हैं। सर, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे बच्चे इसको पर्टिकुलरली प्रिपेयर करें? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, विशेष करके ये 12 मार्क्स का ये इस यूनिट से पूछा जाता है। बहुत से विषय हैं, इसमें मैंने संक्षेप से मैं टिप्स की तरह ही बताना चाहूँगा कि इसमें हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी हम देख सकते हैं, आपने जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखा था, जिसमें CBSE का जो सैम्पल पेपर में भी इस प्रश्न को सब पूछा गया था। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसके बारे में आपको एकदम सही जानकारी होना है। इसमें 2 डायग्राम हैं, आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा, लेकिन इस डायग्राम को आप सिर्फ क्लास में एक बार पढ़ लिया या फिर एक बार लिख दिया तो नहीं होगा, आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है, AS होता है जो कि ओरिजिन से लेकर के 45 डिग्री एंगल से सीधा जाता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, और दूसरा है AD, ये जो है 0 में नहीं आगा, उससे ऊपर जाएगा एग्रीगेट डिमांड, यानी कि C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और एग्रीगेट सप्लाई C+S है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट में यही बना देंगे, यानी कि 0 से थोड़ा ऊपर से आप AD बनाएंगे और आप AS 0 से लेकर के, यानी कि ओरिजिन से लेकर के आप 45 डिग्री एंगल्स के बनाता हो, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो जगह जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब रहा एक्सेस डिमांड दिखाने के लिए, AD एक फुल है और उससे ऊपर, यानी कि उसके ऊपर में और एक AD आप बनाएंगे, वो एक्सेस टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को दिखाएगा, और उसके दोनों के बीच में जहाँ से आपका इक्विलिब्रियम आया था, उस दोनों के बीच का जो गैप होगा वो है इन्फ्लेशन का, यानी कि एक्सेस डिमांड या एग्रीगेट डिमांड से भी ज़्यादा अगर डिमांड है तो एक्सेस डिमांड होगी। उसी का जस्ट विपरीत है। आप फर्स्ट ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे आपका जो है इसको आप वहीं रखेंगे, लेकिन आप AD जो इक्विलिब्रियम है उसको ऊपर दिखाएंगे और एक्चुअल AD जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि नीचे रहेगा। और ये है आपका डिफ्लेशन, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे कम जो है मांग है। डिफ्लेशन हिंदी में अविस्फीति कहा जाता है। डेफिशिएंट डिमांड, तो ये जो मैं तो आपको अभी जस्ट थियोरेटिकली बताया, इसको आप अच्छी तरह डायग्राम में देखिए, ये तो बनाने के लिए आएगा। दूसरा है हाउ टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसका आप सिलेबस में आपने देखा होगा। 2 ही तरीके हैं, एक है फिस्कल मेथड और दूसरा है मॉनिटरी। फिस्कल मेथड में भी आपके सिलेबस में 2 ही दिया गया, एक है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कब बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे, विशेष करके आपको बढ़ाना होता है जब डिफ्लेशन होगा, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा। स्पेंडिंग करने का मतलब है गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन, डैम या बिल्डिंग्स या जो भी कंस्ट्रक्शन उसको बढ़ाएगा तो मनी फ्लो ज़्यादा होगा। और टैक्स जो है इस समय में वो ज़्यादा टैक्स कम टैक्स लेगा अगर डिफ्लेशन है तो, और उसका जस्ट उल्टा होगा अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स क्या करेंगे, उसको जो है बढ़ा देंगे। तो ये जरा सा आपका 2 चीज़ में आपको ध्यान देना है, एक है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कब ज़्यादा होगा, और विशेष करके जब डिफ्लेशन है, न्यून मांग है, कम मांग है तो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, और अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग को कम करेगा। इसी तरह टैक्स का भी। दूसरा मेथड मैंने बताया मॉनिटरी, जिसमें बैंक रेट है, CRR है, SLR है, रेपो रेट है, और साथ ही साथ आपका जो है जो मार्केट पे गवर्नमेंट का कैसा स्पेंडिंग है उसके बारे में भी जो है मार्केट ऑपरेशन है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक से लोन देते समय इसको घटाएगा बढ़ाएगा। मैं समझता हूँ आप फर्स्ट यूनिट में भी जब आप RBI के बारे में पढ़े थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारा मेजर्स है, तो इसको ज़रूर आप नोट करिएगा, तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जयमूर्ति सर, आप इसके साथ कुछ जोड़ना चाहेंगे अपने वक्तव्य? ये जो प्रश्न है इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड में बच्चे एक प्रश्न का उत्तर तैयारी करके दोनों का उत्तर जान सकते हैं। जस्ट एक प्रश्न आप तैयारी कर लो
तो उसी का जस्ट विपरीत जो है दूसरे का आंसर बनता है। और इसमें इसी तरह से खतरा भी उतना ही रहता है कि आप एक उत्तर जो है, इसका उत्तर डेफिशिएंट डिमांड का जो एक्सेस डिमांड की जगह और एक्सेस डिमांड की जगह डेफिशिएंट डिमांड की जगह ना लिखे। तो बच्चे जो है आप एक नोटबुक में आप तैयारी कर ले, ये दोनों प्रश्नों को एक ही साथ आप तैयारी करें। इससे क्या है कि आप गलती करने से बच सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है, इसीलिए इसका तैयारी जो है अच्छी तरह से करें। और ये जो स्कोर जो है किसी भी प्रकार आपसे चूक हो ना जाए, इसके लिए जो है दोनों प्रश्नों को पैरेलली आप तैयार करें, इससे जो है आप गलती से बच सकते हैं। सर, एक कॉमन जो प्रॉब्लम देखा गया है बच्चों में वो है कि टाइम एलोकेशन। एट द एंड ऑफ द एग्जाम वो एक ही कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला या पेपर बहुत लेंदी था इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे सिचुएशन में आप बच्चों को क्या टिप देना चाहेंगे? अब्राहम सर, आप बताइए। विशेष रूप से एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होता है, और इसी के लिए आपको बहुत से जो टेस्ट क्लास में भी और इस तरह प्री बोर्ड टेस्ट सब दिया जाता है, ताकि 2 आवर्स के अंदर में आपको जो 13 क्वेश्चंस करना है उसको आप टाइम मैनेज कर सकें। इसके लिए सबसे बड़ा मेरा जो अपना सलाह है आपको, आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करते हैं, सुनते हैं, वो हो सकता है आप भूल जाएंगे। तो आप पूरे क्वेश्चंस को लेकर के जो आपके पास में है आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा सुविधाएं होंगी। दूसरी बात है कि मेमोरी पावर के लिए भी हमें ज़रूरी भी इसी बात का है कि आप उस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस जितना करेंगे वो ज़्यादा सही होगा। और रहा सवाल तीसरा कि जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको आता है कभी भी सीरियली मत करने जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से आता है उसको पहले आप लिख करके आप ज़रूर अपना इवैल्यूएटर को इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जिसको कम जानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा अगर लिखेंगे तो आप ज़रूर टाइम से आप मिस करेंगे। और एक बात भी, न्यूमेरिकल्स अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उस पर पहले मत जाइएगा, क्योंकि कहीं भी छोटा सा भी अगर आप अटक गए तो आपके लिए जो है वो समय को ऐसे ही किल कर देगा। इसलिए आप उस न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर आप उसमें पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है तो लास्ट में कीजिएगा। बस एक ही बार बार कहूँगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे, उतना आपका जो है समय भी बचेगा और काम सही होगा। सर, आप अंत में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जयमूर्ति सर, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये तो सभी को पता है। प्रैक्टिस जो है आप न्यूमेरिकल में जितना ज़्यादा करेंगे आपका टाइम उतना मिनिमाइज होगा। आपको लगेगा कि आपको ये सवाल तो आता है, मैं इसे क्यों करूँ, बट जैसा सर ने बताया आपको बार बार करने से क्या होगा, उससे आपका समय रिड्यूस होगा। जो न्यूमेरिकल आप 10 मिनट्स में कर सकते हैं वो पहले 8 में होगा, फिर 7 में होगा, धीरे धीरे वो 5 मिनट्स में होगा। तो आपको जो है एग्जाम में एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा आपको समय एलोकेशन नहीं है। तो आप जानता वाला सवाल को भी बार बार करके आप एक ही चीज कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, और यही जो है आपको जरूरत है। तो एग्जाम से पहले आप जितना समय रिड्यूस कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए वो कर लीजिए। यही जो है मेरा आपको लास्ट टिप्स रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम में टर्म 2 में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। अब्राहम सर, एक लास्ट लाइन में आप बच्चों को संदेश दे दीजिए अपना। सो ऑल द बेस्ट आपके लिए, और आप ज़रूर कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। एक बात आप बार बार अपने मन में बोलिएगा कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले सकता हूँ। कोई भी नेगेटिव थॉट्स या किसी ने भी कहा हो, इवन आपके पेरेंट्स या खुद टीचर्स भी अगर कहें, उसको मत लीजिए। आप फोकस करिए, मैं इसमें अच्छा मार्क लूँगा, मुझे 90% से अबव लेना है और उसके लिए मैं हार्ड वर्क करूँगा। 1.5 महीना बाकी है, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कैसे आपको कोई कम नंबर आपको मिलेगी। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, डू, और स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह अपना कार्य को जो है एग्जामिनेशन की तैयारी को पूरा कीजिएगा। सो बच्चों, हमें आशा है कि आप हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए अगर बातों पर अमल करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।